हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इशू ऑफ डिबेंचर्स के आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने कंसीडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। क्या पढ़ेंगे हम? नेक्स्ट पॉइंट, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अब ये कोलैटरल सिक्योरिटी होता क्या है? यहां पे कुछ लिखा है लोन्स टेकन आर सिक्योर्ड बाई मॉर्गेज ऑफ एसेट्स नोन एज प्राइम और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। देखिए, बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो उसके बदले हमें कुछ सिक्योरिटी में देना पड़ता है। जो भी एसेट्स हमने एज अ सिक्योरिटी दिया है उसे हम प्राइम और प्रिंसिपल सिक्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम और प्रिंसिपल सिक्योरिटी बोलते हैं। सिक्योरिटी गिवन इन एडिशन टू द प्राइम और प्रिंसिपल सिक्योरिटी इज टर्म्ड आर नोन एज कोलैटरल सिक्योरिटी। और नहीं है, ठीक है, टर्म्ड एज कोलैटरल सिक्योरिटी या नोन एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अब ये क्या होता है? एडिशन टू द प्राइम और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। तो यहां पे देखिएगा, एडिशन का मतलब कि जैसे लोन हमने बैंक से लिया, क्या लिया? बैंक से हमने लोन लिया, लेकिन लोन का जो अमाउंट है वो 10 लाख रुपीस है। और जो हमने एसेट्स दिया मॉर्गेज में, वो एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 6 लाख रुपीस। लोन लेने के लिए जरूरी होता है कि जो हम एज अ सिक्योरिटी दे रहे हैं बैंक को, वो हमारे लोन अमाउंट के बराबर या उससे ज्यादा हो। तो अब यहां पे एसेट्स से वैल्यू पूरी नहीं हो पा रही है मॉर्गेज की, तो हम क्या इशू कर देंगे? डिबेंचर इशू कर देंगे। और जब डिबेंचर एडिशन में इशू किया जाएगा तो बोला जाएगा इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है। अब देखिए, इसके लिए अकाउंटिंग एंट्री क्या करनी होगी, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो हमारे पास दो मेथड हैं। कितने मेथड हैं? 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड हैं? तो फर्स्ट मेथड जो हमारा दिया है, एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी is not passed in the books of account at the time of issuing such debentures। यानी जब लोन लेंगे बैंक से तो लोन टेकन, जब लोन हमने लिया होगा तो इसकी एंट्री तो पास करेंगे, बट इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री हमें फर्स्ट मेथड में पास करने की जरूरत नहीं है। हम ये इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री पास नहीं करते कि जो एज अ सिक्योरिटी जो हमने इशू किया तो उसकी एंट्री हम पास नहीं करेंगे। तो जब बैंक से लोन लेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, और अमाउंट जो कौन सा होगा? यहाँ पे लोन का अमाउंट होगा। अमाउंट कौन सा होगा? लोन का अमाउंट। नरेशन बीइंग द लोन टेकन फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम कैसे इसको डिस्क्लोज करेंगे? तो यहां पे दिया है डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर लॉन्ग टर्म लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अगर बैंक से हमने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो उस कंडीशन में अगर हमने डिबेंचर्स को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किया है तो हमें क्या, तो हमें बैलेंस शीट में क्या दिखाना होगा? तो सबसे पहले बैलेंस शीट बनाएंगे। फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। फर्स्ट पार्ट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज आएगा और इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज, और इसमें लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 1। और यहां पे जो पैसा लिखेंगे हम, ये लोन का अमाउंट लिखा जाएगा। कौन सा अमाउंट? लोन का अमाउंट होगा यहां पे। इसके बाद जब हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे तो नोट नंबर 1 हमने किसके सामने लिखा है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखेंगे। फिर लिखेंगे टर्म लोन फ्रॉम बैंक। टर्म लोन क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म है, ठीक है, तो इसलिए उसको टर्म लोन बोला जाता है, जिसका पेमेंट हमें आफ्टर अकाउंटिंग ईयर या मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर करना हो। यहां पे भी अमाउंट कौन सा होगा?
लोन का अमाउंट होगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पे एक नरेशन हमें देना पड़ेगा, क्या होगा, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर, रेट ऑफ डिबेंचर्स ऑफ रुपीज, एक डिबेंचर की वैल्यू क्या है, ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। लेकिन ये किस कंडीशन में है, जब डिबेंचर को इशू किया होगा एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, किसके लिए, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक के लिए। इसके बाद अगर हमने शॉर्ट टर्म लोन लिया होगा तो फिर क्या होगा, तो डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक, बैलेंस शीट में चेंज क्या होगा, ये जो नॉन करेंट लायबिलिटी थी आपकी चेंज हो जाएगी करेंट लायबिलिटी में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग किस में चेंज होगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। सेम वही प्रोसेस, नोट नंबर 1, यहां पे अमाउंट कौन सा होगा, लोन का अमाउंट होगा, यहां पे अमाउंट कौन सा होगा, लोन का अमाउंट होगा। और इसके बाद जब हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट, तो फर्स्ट नंबर पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग होगा। अब यहाँ पे टर्म लोन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारी करंट लायबिलिटी है, यानी शॉर्ट टर्म लोन लिया है तो डायरेक्ट लोन फ्रॉम बैंक, बैंक का नेम दिया तो नेम लिखेंगे। अमाउंट यहाँ पे कौन सा होगा, लोन का अमाउंट होगा। फिर वही नरेशन आपको सेम वही देनी है, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर, रेट ऑफ डिबेंचर्स ऑफ रुपीज, एक डिबेंचर की वैल्यू क्या है, ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। नेक्स्ट है हमारा सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड क्या है, बस हमें इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री करनी पड़ेगी। तो डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करेंगे इशू को। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, यहां पे अमाउंट कौन सा होगा, लोन का अमाउंट होगा। ठीक है, बीइंग द लोन टेकन फ्रॉम बैंक। फिर इशू ऑफ डिबेंचर की भी एंट्री करेंगे, तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स अकाउंट, और यहां पे अमाउंट कौन सा होगा, डिबेंचर का अमाउंट होगा, डिबेंचर का अमाउंट यहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, नरेशन बी, कितना डिबेंचर इशू किया, रेट क्या है, डिबेंचर्स ऑफ रुपीज, एक डिबेंचर की वैल्यू क्या है, एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब इसको हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। नोट्स टू अकाउंट में एक टर्म चेंज होगा बस, बाकी जो बैलेंस शीट बनती है मेन वो आपकी वही रहेगी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, अगर हमारा लॉन्ग टर्म लोन के लिए है तो नॉन करेंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है तो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज हो जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 1, और यहाँ पे अमाउंट कौन सा होगा, लोन का अमाउंट होगा। ठीक है, फिर इसके बाद जब नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे तो नोट्स टू अकाउंट में फिर वही रहेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म लोन के लिए है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अगर लॉन्ग टर्म लोन के लिए तो टर्म लोन फ्रॉम बैंक लिखेंगे, शॉर्ट टर्म लोन के लिए है तो सिर्फ लोन फ्रॉम बैंक लिखेंगे। वहां पे नरेशन होता था, यहाँ पे नरेशन नहीं होगा, ये अमाउंट आपका जो है लोन का होगा। यहाँ पे आपने जितना डिबेंचर इशू किया होगा, रेट उसका डिबेंचर्स ऑफ रुपीज ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, पैसा लिखेंगे, डिबेंचर की वैल्यू क्या है, लेस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। अब ये डिबेंचर सस्पेंस कहां से आया, इस एंट्री से आया। जब आपने डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया था तो आपने पैसा ट्रांसफर कहां किया था, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में। तो यहाँ पे डिबेंचर की ही वैल्यू है तो वही वैल्यू यहाँ पे आएगी। लेस होने के बाद इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, यही लोन का अमाउंट यहाँ पे टोटल में आ जाएगा, और यही पैसा उठा के फिर हम कहां पे लिख देते हैं, लोन के कॉलम में लिख देते हैं अमाउंट में। ठीक है, अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं, और एक ही क्वेश्चन काफी है इस टॉपिक के लिए, इसी में आप दोनों समझ सकते हैं। तो दिया है बेस्ट बारकोड लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम अ बैंक गिविंग ₹6 lakhs 9% debentures as collateral security, pass journal entries regarding issue of debenture if any and show this loan in the balance sheet of the company। तो इसमें कौन सा मेथड, सेकंड मेथड बोला है जिसमें हमें डिबेंचर के इशू करने की एंट्री दिखानी है। तो सबसे पहले देखिए लोन कितने का लिया, 5 लाख रुपीस का लोन लिया है, तो हम इसकी एंट्री पहले कर लें। तो एंट्री क्या हो जाएगी, लोन लिया है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट
टू बैंक लोन अकाउंट। तो लोन कितने का लिया है यहां पे? लोन यहां पे लिया है 5 लाख रुपीस का, तो यहां पे आ जाएगा 5 लाख रुपीस और नरेशन क्या हो जाएगा? बी लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अब इसके बाद डिबेंचर इशू किया है, तो डिबेंचर इशू करने की एंट्री क्या होगी? डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर इशू किया? 9% डिबेंचर्स, तो यहां पे आ जाएगा 9% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने का डिबेंचर इशू किया है? 6 लाख रुपीस का, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 6 लाख रुपीस। अब नंबर ऑफ डिबेंचर तो हमें दिया नहीं है, तो नरेशन में क्या लिख देंगे? बी रुपीस 6 लाख 9% डिबेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। बस ये एंट्री पास करनी है। सपोज अगर ये बोला होता कि इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री नहीं करनी, अगर ये वर्ड नहीं बोला होता रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर, ये आपको नहीं कहा होता, तो आप ये वाली एंट्री पास कर देते। यहां पे क्या लिख देते? बैंक लोन अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, टू बैंक लोन अकाउंट। और यहां पे सिर्फ आप लोन का अमाउंट दिखाते 5 लाख, और फिर इस एंट्री की आपको जरूरत नहीं होती। किस केस में? अगर ये हमारा फर्स्ट मेथड होता, तो ये फर्स्ट मेथड है और ये आपका कौन सा है? सेकंड मेथड, जो कि एक्चुअल में क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर हम बैलेंस शीट में इसको दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट में ये कैसे दिखाया जाएगा उसके लिए भी देखते हैं। तो हम इसके लिए बनाएंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में सबसे पहले फॉर्मेट होगा किसका? बैलेंस शीट का। फिर उसके बाद दूसरा फॉर्मेट किसका होगा? नोट टू अकाउंट का। ठीक है, तो बैलेंस शीट का अगर फॉर्मेट बनाएंगे यहां पे, तो फॉर्मेट इसका देखिएगा, ये लाइन खींची आपने, और फॉर्मेट बहुत ही जरूरी होता है क्वेश्चन को करने के लिए। अगर प्रॉपर तरीके से आप कर रहे हो तो आपका फॉर्मेट होना कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मेट के लिए मार्क्स तो नहीं कटेंगे, लेकिन अगर सारे सही होंगे तो एग्जाम में आपके मार्क्स कट सकते हैं। राइट होता है एग्जामिनर के पास कि अगर आपने कुछ गड़बड़ लिखा है, मतलब सारी चीजें सही है, तो फॉर्मेट और नरेशन के मार्क्स कटते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स हो गया, यहाँ पे नोट नंबर हो गया, यहाँ पे अमाउंट हो गया। ये फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो जाएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज हो जाएगा। इसमें आप लिखोगे नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब नॉन करेंट क्यों लिखा? क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं दिया था, तो इसीलिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था कि ये करंट है या नॉन करंट है, लॉन्ग टर्म लोन है या शॉर्ट टर्म लोन है, इसीलिए हमने इसको नॉन करंट लायबिलिटी लिखा। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 1। और लोन का अमाउंट लिखना है तो लोन का अमाउंट हम यहां पे लिख देंगे कितना? 5 लाख रुपीस। अब इसके बाद हम बनाएंगे नोट टू अकाउंट्स, नोट टू अकाउंट्स। अच्छा, एक चीज और ये ध्यान रखना कि ये आपके फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों में सेम टाइप का बैलेंस शीट बनेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है, इसीलिए एक ही क्वेश्चन लिया है यहां पे। ठीक है, तो अब नोट टू अकाउंट का अगर फॉर्मेट बनाएंगे तो नोट टू अकाउंट का फॉर्मेट आपका ये रहा। ठीक है, ये नोट टू अकाउंट का आपका फॉर्मेट रहा। अब यहां पे आपको फर्स्ट नंबर पे आपने नोट नंबर क्या लिया है? किसको? लॉन्ग टर्म बोरोइंग को। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है, तो टर्म लोन फ्रॉम बैंक।
कितने का लोन लिया है आपने? 5 लाख रुपीस का। अभी ये जो नोट टू अकाउंट है ये किस मेथड का है? सेकंड, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था कि एंट्री पास करनी है, मतलब सेकंड मेथड यूज हो रहा है। तो लोन लिया है तो यहां पे क्या करेंगे, हमने डिबेंचर इशू किया, रुपीज में दिया है, तो रुपीज 6 लाख 9% डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कितना दिया है? 6 लाख रुपीज, और इसमें से लेस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट वो भी आपका कितना है? 6 लाख रुपीज है, तो यहां पे डैश हो जाएगा और फाइनली टोटल कितना आएगा? 5 लाख रुपीज, जो कि आपके यहां बैलेंस शीट में लिख दिया गया। एक बार आपको डिबेंचर सस्पेंस में भी दिखा दें कितना लिखा है। देखिए डिबेंचर सस्पेंस में कौन सा अमाउंट गया? जो आपने डिबेंचर इशू किया था एज कोलेटरल सिक्योरिटी, उसका पैसा, तो इसीलिए यहां पे डिबेंचर सस्पेंस माइनस हो गया। ठीक, अब अगर यही फर्स्ट मेथड पे बोला होता, किस पे? फर्स्ट मेथड पे, तो बाकी चीजें तो सेम रहती। ठीक है, बाकी चीजें आपकी क्या होती? सेम होती, कुछ नहीं बदलता। ठीक है, यहां पे आपका जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो जाता, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यहां पे आप लिखते टर्म लोन फ्रॉम बैंक, ये भी सेम होता। 5 लाख रुपीस का लोन लिया तो 5 लाख रुपीस ही रहेगा, बस यहां पे चेंज हो जाता। यहां पे क्या लिखते? सिक्योर्ड बाई इशू ऑफ रुपीज 6 लाख 9% डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। बस इतना चेंज करना था और कुछ नहीं चेंज करना था। तो ये तो हो गया डिस्क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट। अच्छा, कुछ कंडीशंस में क्या होता है, आप सॉल्यूशंस वगैरह देखते हो तो ये बैलेंस शीट बनाई कैसे होती है। यहाँ पे तो हमें सिर्फ इसी को दिखाना था बैलेंस शीट में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग को। ठीक है, लेकिन बहुत सारे सॉल्यूशंस वगैरह में आपको जो बैलेंस शीट मिलेगा वो थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। अगर आप सॉल्यूशन की बात करोगे तो उस तरीके से भी आपको दिखाते हैं। नोट्स टू अकाउंट में कुछ खास चेंज होगा नहीं, बैलेंस शीट में चेंज होगा। तो बैलेंस शीट थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, है ना। अब वो बैलेंस शीट में चेंज क्या होता है वो अभी आप देखोगे, और सॉल्यूशन एक बार चेक करना, आप कहीं नेट से निकालते हो या कहीं और से निकालते हो तो एक बार चेक करना कि कैसा सॉल्यूशन दिया है वहां पे, है ना। वहां पे थोड़ा आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, बट कंफ्यूज नहीं होना है। हमको जो दिखाना था वो हम पहले दिखा चुके, ये आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए है कि सॉल्यूशन में कुछ ऐसा दिया है, पार्टिकुलर्स, नोट नंबर और यहां पे अमाउंट। फर्स्ट नंबर पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, पहला नंबर आपका आता है शेयर होल्डर्स फंड्स, तो ये आपको दिया नहीं, डैश कर देना है। दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज और इसमें लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये आपको नोट नंबर 1, कितने का लोन लिया था? 5 लाख रुपीस का, तो ये हो गया 5 लाख रुपीस, ये कर दिया टोटल। सेकंड नंबर पे आपका आता है एसेट्स, ठीक है, और पहला आता है आपका नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स, आपके पास कोई नॉन करेंट एसेट्स नहीं है, डैश कर देंगे। दूसरे नंबर पे आता है आपका करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में आपका आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट नंबर 2 लिखेंगे और 5 लाख रुपीज लिख देंगे। अब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका आया कहां से? बात यह आती है कि भाई अगर सर ने लिख दिया कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है तो ये भाई आया कहां से? आने का सोर्स भी तो पता होना चाहिए। तो बैंक से हमने लोन लिया था और लोन में हमको मिला क्या था? पैसा ही मिला था। लोन में क्या मिला था? कैश ही तो रिसीव हुआ था। तो कैश रिसीव हुआ तो कैश हमारे पास बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो इसीलिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखा दिया।
बहुत सारे सॉल्यूशंस में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और नोट्स टू अकाउंट में लोग क्या करते हैं, फिर नोट्स टू अकाउंट में बस एक थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और क्या बढ़ाते हैं नोट्स टू अकाउंट में, तो नोट्स टू अकाउंट में देखिएगा, ये जैसे नोट्स टू अकाउंट बनाया तो यहां पे नोट नंबर 2 लिख के क्या कर देंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और वही पैसा उठा के फिर यहां पे दिखा देते हैं। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो जाता है कलेक्ट। आगे आप लोग जो क्वेश्चंस आपकी बुक में है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। कोई भी डाउट होगा तो कांटेक्ट करिएगा, हम आपको बताएंगे उसका सॉल्यूशन। थैंक यू।